हाँ भाई, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि राजस्थान बोर्ड एग्जाम के अंदर केमिस्ट्री का जो 56 नंबर का पेपर आता है उसके अंदर 3 मार्क्स की अहमियत रखता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कार्बोनिल यौगिक हैं वो क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनका नामकरण कैसे किया जाता है सामान्य और आयुर्वेदिक पत्ते के अंदर। उसके बाद में हम देखेंगे इनके निर्माण की विधियों के बाद में इनके कुछ भौतिक गुण देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे अपन रासायनिक। तो देखिए समझते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। देखना, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कार्बोनिल यौगिक की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जिनमें ये समूह उपस्थित हो और इस समूह को बोलते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह मतलब कि C डबल बॉन्ड O जो समूह है, ये समूह जिन यौगिकों के अंदर उपस्थित होता है उन यौगिकों को क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। लेकिन इसके साथ में एक बात और आपको याद रखनी है कि न केवल उन यौगिकों को ही कार्बोनिल यौगिक कहते हैं जिनके अंदर ये समूह उपस्थित हो, बट देखिए ये जो कार्बोनिल समूह है इसके अंदर देखिए जो कार्बन की 4 वैलेंसी है उनमें से 2 वैलेंसी ऑक्सीजन द्वारा संतुष्ट हैं तथा 2 वैलेंसी हैं ये फ्री हैं। इन फ्री वैलेंसी की बातचीत कर रहा हूं। अगर देखिए ये जो फ्री वैलेंसी है ये या तो हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट हो या फिर एल्किल समूह के द्वारा या एक एल्किल और एक हाइड्रोजन समूह के द्वारा संतुष्ट हो। तो देखिए कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी कार्बोनिल कंपाउंड की, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित हो तथा साथ ही जो कार्बन की जो फ्री संयोजकता है वो हाइड्रोजन या एल्किल व हाइड्रोजन समूह या एल्किल समूह के द्वारा सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। अब देखिए जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनके अंदर कि कार्बन की जो मुक्त संयोजकता है वह या तो हाइड्रोजन से संतुष्ट हो या फिर हाइड्रोजन व दूसरी जो वैलेंसी है वो एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हो। दूसरा देखिए कि कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो कार्बन की फ्री वैलेंसी है वो दोनों की दोनों वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो, आर एल्काइल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो। तो देखिए ऐसे जो कंपाउंड है जिनमें या तो दोनों ही तरफ क्या हो HH या फिर क्या हो एक तरफ R और एक तरफ H, ऐसे कंपाउंडों को तो कहा गया है एल्डिहाइड और ऐसे कंपाउंडों को कहा गया है कीटोन। तो 2 कैटेगरी कौन सी हो गई कार्बोनिल यौगिकों की, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन, ठीक है ना। एल्डिहाइड कब होंगे और कीटोन कब होंगे। अब देखिए इसके बाद में अपन बातचीत करेंगे कीटोन। देखिए कीटोन को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके दोनों तरफ जो लगे हुए R ग्रुप हैं ये इक्वल हो और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके दोनों तरफ लगे हुए जो R ग्रुप हैं ये डिफरेंट हो। अगर देखिए समान होंगे, दोनों R ग्रुप समान होंगे तो इसे कहेंगे सममित कीटोन, सममित कीटोन या सरल कीटोन, सममित कीटोन या सरल कीटोन। और अगर देखिए दोनों ग्रुप अनइक्वल है, समान नहीं है, तो इसे कहेंगे मिश्रित कीटोन, मिक्स्ड कीटोन, मिक्स्ड कीटोन। तो ये इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब अपन देखेंगे इसके अंदर नामकरण कि जो कार्बोनिल यौगिक है इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बातचीत करेंगे एल्डिहाइड के लिए और फिर बातचीत करेंगे कीटोन के लिए। एल्डिहाइड का पहले देखेंगे अपन सामान्य नामकरण।
सामान्य नामकरण, और फिर देखेंगे IUPAC नामकरण। पहले देखिए कॉमन सिस्टम के अंदर नोमेनक्लेचर करते हैं और फिर IUPAC के अंदर, मतलब कि ये जो एल्डिहाइड है इसका यहाँ पर कॉमन सिस्टम देख लेंगे, यहाँ पर IUPAC सिस्टम, इसी प्रकार से कीटोन का यहाँ पर कॉमन सिस्टम देख लेंगे, यहाँ पर IUPAC सिस्टम देख लेंगे। तो देखिए जो एल्डिहाइड है इनका नोमेनक्लेचर करने के लिए कॉमन सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कार्बन की संख्या। सबसे पहले देखा जाता है कार्बन की संख्या, और कार्बन की संख्या का एक विशेष नाम लिखा जाता है, वो लिखते हैं। उसके बाद में अंत में लगाते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अब बातचीत ये है कि कार्बन की संख्या, उसको कितनी कार्बन की संख्या को क्या बोलते हैं। तो देखिए कार्बन की संख्या C1, C2, C3, C4, C5 और C3 प्लस डबल बॉन्ड और C4 प्लस डबल बॉन्ड। C1 को बोलते हैं फॉरम, C2 को बोलते हैं एसिड, C3 को बोलते हैं प्रोपियोन, C4 को बोलते हैं ब्यूटीन, C5 को बोलते हैं वैलेन, C3 प्लस डबल बॉन्ड को बोलते हैं एक्रिल और C4 प्लस डबल बॉन्ड को बोलते हैं क्रोटॉन। और अंत में सबके क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड। तो देखिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपके पास में मान लीजिए एग्जांपल है HCHO। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या 1 है, 1 के लिए क्या आएगा फॉरम, और फिर एल्डिहाइड अंत में, तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलाकर लिख दें, क्या जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे आपके ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, तो इसमें कार्बन गिनो कितने हैं, 3, डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं एक्रिल, और CHO सॉरी इनके लिए जो अंत में क्या लगाते हैं एल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, वो सॉरी एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें क्या करना है, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन की संख्या देखनी है, फिर अंत में क्या लगाना है, एल्डिहाइड लगाना है। ठीक है ना, उसके बाद में अपन देखिए इसका IUPAC के अंदर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो IUPAC के अंदर नोमेनक्लेचर करते हैं एल्केन प्लस एल के रूप में, मतलब कि यहां पर जो सफिक्स है, जो अनुलग्न है, वो एल लगाई जाती है। तो पहले क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, जो मेन चेन है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करते हुए उस एल्केन का नाम लिख देते हैं। उसके बाद में अंत में एल सफिक्स लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल की बातचीत में ये है हमारे पास में CH3CHO। ठीक है, यहाँ ध्यान रहे कि जी जो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो यहाँ पर मेन चेन के अंदर काउंट होता है। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2, और 2 कार्बन का एल्केन है उसे बोलते हैं इथेन, और प्लस एल तो क्या हो जाएगा इथेन। और वैसे इसका सामान्य नाम क्या होता है, अभी इसमें 2 कार्बन है इसलिए एसिड, और एल्डिहाइड अंत में लगता है तो एसिड एल्डिहाइड। जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एसिटेल्डिहाइड है उसका IUPAC नाम क्या होगा, तो एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेन। अब हम समझेंगे कीटोन का सामान्य नामकरण। तो देखिए कीटोन का सामान्य नामकरण कैसे करते हैं। कीटोन का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन। इसको सामान्य पत्ती में कॉमन सिस्टम के अंदर एसीटोन कहा गया है। ठीक है ना, और जितने भी सदस्य हैं उनको मतलब कि इनके व्युत्पन्न मानकर, मतलब जनक नाम ये रखते हुए, मतलब सबके अंत में एसीटोन लगाते हुए नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैं अगर बातचीत करूं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो देखो इतना इतना पार्ट है, इसको आप लोग क्या बोल रहे हैं एसीटोन। तो इसके अंदर भी इतने इतने पार्ट को क्या बोल देंगे एसीटोन, और ये इसके अंदर एल्किल ग्रुप क्या लगेगा मेथिल, तो क्या हो जाएगा मेथिल एसीटोन। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एसीटोन, मेथिल एसीटोन। इसके बाद में देखिए अपन बातचीत करेंगे कि IUPAC के अंदर, सॉरी
एक बार जो कीटोन है इनका जो सामान्य पत्ती के अंदर जो नामकरण किया जाता है, कॉमन सिस्टम के अंदर नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो उसके अंदर देखिए एक तरीका और है, वो देखिए क्या है कि ये जो ग्रुप है इसको बोला जाता है कीटोन, और ये दोनों ग्रुप है इनको एल्किल ग्रुप। तो दो क्या है एल्किल, तो इसको बोलते हैं डाई एल्किल कीटोन, और डाई एल्किल की फॉर्म में क्या है डाई मेथिल, तो डाई मेथिल कीटोन। और ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड अनइक्वल है, इधर एथिल है ग्रुप इधर मेथिल है, तो क्या हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। देखो कीटोन के अंदर थोड़ा सा फिर से देख लो, आप लोग रिपीट कर देता हूं कि कीटोन का नामकरण है वो इसका प्रारंभिक जो पहला सदस्य है एसीटोन, उसको जनक मानकर किया जा सकता है इसको एसीटोन, और बाकी और सदस्य हैं वो इस एसीटोन के व्युत्पन्न मानकर, ठीक है ना, जनक नाम लास्ट में आ जाएगा, बाकी जो भी ग्रुप जुड़ेंगे उनको प्रतिस्थापी के रूप में पहले लिख देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जो कार्बन की फ्री वैलेंसी है उसके ऊपर जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उन दोनों के पहले नाम लिख देंगे, अगर सेम है तो डाई एल्किल फॉर्म में लिख देंगे, और डिफरेंट है तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे, जो पहले आएगा उसको पहले और बाद में आएगा उसको बाद में, और अंत में सबके क्या आ जाएगा कीटोन आ जाएगा। आईयूपीएससी के अंदर देखिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, वो करते हैं एल्केन नॉन की फॉर्म में, एल्केन प्लस ऑन, मतलब कि यहाँ पर अनुलगन है वो ऑन लगती है। जैसे अगर बातचीत करूं CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन कितने तीन, तो तीन कार्बन का एल्केन है वो क्या आ जाएगा प्रोपेन, और प्लस ऑन तो इसको मिलाकर लिखेंगे तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो इस प्रकार से देखिए नामकरण है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको मिटाऊंगा मैं अभी। हाँ तो देखो एग्जाम पूछा हुआ है एसीटोन का आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। हाँ चैप्टर का तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पर निर्माण की विधियां। तो देखिए कुल तीन प्रकार की मेथड देखेंगे। पहला मेथड है एल्डिहाइड एवं कीटोन को बनाने की विधियां, को बनाने की विधियां, ठीक है ना, मतलब कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, ठीक है ना। सेकंड देखेंगे अपन यहाँ पर केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल और केवल क्या देखेंगे एल्डिहाइड को बनाने की विधियां देखेंगे, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। और थर्ड देखेंगे सी केवल कीटोन बनाने की विधियां, केवल कीटोन बनाने की विधियां। कहने का मतलब ये है पहले तो अपन कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन को साथ साथ बनाया जा रहा है, ठीक है ना, फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जिनमें केवल और केवल एल्डिहाइड को बनाया गया है, और लास्ट के अंदर देखेंगे जिनके अंदर केवल क्या बनाया जा सकता है कीटोन बनाया जा सकता है। तो पहला मेथड है उसकी बातचीत करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने की विधियां। मेन टॉपिक अपना एल्डिहाइड व कीटोन दोनों को बनाने की विधियां। देखो समझो इसके अंदर पहला टेक्निक है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो देखो हम सब लोग जानते हैं कि अल्कोहल के अंदर फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ये कोई अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि OH जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री 1 है, ठीक ना, इसलिए प्राथमिक अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल। और इसका ऑक्सीकरण अगर किया जाए तो देखिए इसका ऑक्सीकरण करेंगे अपन A2Cr2O7 जो एसिडिक है,
अगर ये ना हो तो किसके द्वारा कर सकते हैं, KMnO4 के द्वारा। एसिडिक है भी दोनों। एसिडिक का मीनिंग है मतलब एक दो ड्रॉप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में एसिड की ले रखी है, या KMnO4 ले रखा है तो उसके साथ में भी एक दो ड्रॉप एसिड की ले रखी है, तो ये एसिडिक हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये जो K2Cr2O7 और KMnO4 है, इनको आपने कक्षा 11th के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है उसके अंदर देखा होगा। ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, और जैसे ही इनको हीट करेंगे इनके साथ में, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ से -H2 हो जाएगा, ठीक है। उस वाटर मॉलिक्यूल को ये जो एसिड ले रखा है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या बचा भी वहां पर RCH और इधर क्या O बचा, क्योंकि एक H यहां से एक H यहां से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में आउट हो गया। अगर देखिए यहां पर हमारे पास में RCH OH और ये R 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और अगर सेम कंडीशन लेते आप लोग तो एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता, -H2 हो जाता, और क्या बनता RC डबल बॉन्ड O और ये R, कीटोन की प्राप्ति हो जाती। तो इससे रिजल्ट ये निकलकर बाहर आ रहा है कि अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के अंदर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। 1 डिग्री है वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और 2 डिग्री है ये कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले जाते हैं वो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जनरली यूज होते हैं। अब देखिए एक सिस्टम समझिए आप, अगर देखिए आपने देखा है ये बर्फ, ये पानी और ये भाप, अगर देखिए बर्फ को हीट करते हैं तो पानी बनता है, पानी को हीट करते हैं तो भाप बनती है, और भाप को कूल करते हैं तो पानी बनता है, पानी को कूल करते हैं तो बर्फ बनती है। वैसे ही देखिए आपको बर्फ मानना है अल्कोहल, पानी मानना है एल्डिहाइड या कीटोन को, और भाप मानना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे, और अगर एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे, और अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। मतलब ये आपके दिमाग के अंदर ये लाइन चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, हाँ उतार सकते हो आप लोग इसको। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा तरीका है वो समझ जाए। दूसरा है अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। देखिए हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना। ये अगर आप किसी अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो अल्कोहल है वो या तो एल्डिहाइड में परिवर्तित होगा या कीटोन में परिवर्तित होगा। तो देखिए कैसे होती है रिएक्शन। ये मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई प्राथमिक अल्कोहल है, और ये आप लोगों के पास में द्वितीयक अल्कोहल है, ठीक है ना। दोनों रिएक्शन पहले चला रहे हैं अपन, समझिए आप। अगर मैं देखिए अल्कोहल को कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस अगर 573 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो सॉरी केल्विन ताप पर, 573 केल्विन ताप के ऊपर अगर हीट करता हूं तो देखिए एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास से और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और -H2 हो जाएगा, -H2, और पीछे क्या बचेगा RCHO, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई है इसलिए इसे
डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसा ही यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और ये R। इस प्रकार से यहाँ बनेगा कीटोन और यहाँ बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये दोनों ही रिएक्शन मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब अपन देखें थर्ड मेथड। देखिए थर्ड मेथड है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, ओजोनी एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। देखो एल्कीन वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन है। इसका ओजोनी अपघटन का मतलब ये है इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं, और इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर देखिए ये जो ओजोन है इसके अंदर जो 3 ऑक्सीजन के एटम है वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर अरेंज हो जाते हैं, CH2 और एक ऑक्सीजन एटम की। कोई दिक्कत नहीं। ये जो ओजोनाइड बना है इसको बोलते हैं ओजोनाइड। इस ओजोनाइड को देखिए जिंक डस्ट व वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इसको हीट किया जाता है। तो देखिए ये कंपाउंड इस प्रकार से ब्रेक होता है, क्या रह गया उधर CH2, इधर भी क्या रह गया CH2, तो ये रह गया 2CH2 और इसको ठीक से लिखें तो CH2 को मैं लिख सकता हूं HCHO, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहां पर, ठीक है ना, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स होकर क्या करेगी H2O2 बनाएगी, और ये जो H2O2 बनेगा, ठीक है ना, ये इस HCHO को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या बनाएगा HCOOH बनाएगा, क्या बनाएगा अभी HCOOH बनाएगा, ठीक है ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं आप, वाटर मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं तो भी क्या बनेगा, ये जो ऑक्सीजन था ये -ZNO फॉर्म के अंदर यहां से एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है ना। देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या समझना है कि डबल बॉन्ड के पास से आपको इस कंपाउंड को ब्रेक करना है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, और इसके एक ऑक्सीजन इधर लगा देना, एक ऑक्सीजन इधर लगा देना, ठीक है ना। तो देखिए अभी उधर क्या था CH2, तो इसको मैं CH2 बोल सकता हूं, और ये O, और इधर भी यही था इसलिए मैंने क्या लिख दिया 2HCHO लिख दिया। जो ओजोनी अपघटन है उसके अंदर रिजल्टेंट बात है वो क्या निकलकर सामने आ रही है कि जो डबल बॉन्ड है उसके पास से कंपाउंड को काटकर दोनों और ऑक्सीजन चिपका दो, जो कंपाउंड बनेगा उसकी शक्ल देख लो, वो या तो क्या होगा कोई एल्डिहाइड, या क्या होगा कोई कीटोन, या एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होगा मिक्सचर हो। अब हम बातचीत करेंगे थर्ड टेक्निक। थर्ड है, थर्ड के बाद में सॉरी फोर्थ, एल्काइनो के जल योजन से, एल्काइनो के जल योजन से, जल योजन से। तो देखिए एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको एल्काइन कहते हैं। तो देखिए अगर किसी एल्काइन को डाइल्यूट H2SO4
साथ में HgSO4 वह अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हैं। तो देखिए जो एल्काइन है उनको डाइल्यूट H2SO4 से वाटर मॉलिक्यूल उपलब्ध हो जाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। ये H2 कहां से आया? डाइल्यूट H2SO4 से। ऐसे लिख सकता हूं HOH। तो देखिए हाइड्रेशन करना है, जलीयोजन करना है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को आपने तोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव में, इसमें पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवाई पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में, और जो अपोजिट सिंगल है उनको चिपका होगी। तो चिपकाने पर क्या बनेगा? CH के पास में OH जाएगा और बॉन्ड डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2। और देखिए हमने आइसोमेरिज्म के अंदर एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वहां पर पढ़ा था क्यूटोमेरिज्म, कि अगर कार्बन ऐसे कोई कंपाउंड कार्बन अगर डबल बॉन्डेड साथ ही ऐसे ग्रुप से अटैच हो जिसके पास में प्रोटॉन प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड और जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं? मोशन करते हैं और रेजोनेंस करके अदर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो यहां तो आ जाएगा CH3, ये बॉन्ड इधर चला गया और ये CH ऐसा का ऐसा, और ये डबल बॉन्ड होगा मतलब CHO। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया? एल्डिहाइड। ठीक है ना? इस रिएक्शन को वैसे कुर्चोव रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। कुर्चोव रिएक्शन, कुर्चोव अभिक्रिया, इसे कुर्चोव अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। अगर कल्पना करो कि यहां पर क्या होता? R होता, तो ये कोई भी एल्काइन होता, क्योंकि CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये तो एल्काइन का पहला मेंबर था और पहले मेंबर से आप लोगों को एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो गया। मानो कि ये कोई भी एल्काइन होता, तो भी ये देखिए यहां पर क्या होता है? इसके पास में R, इस H की बजाय क्या होता? R, और ये R होता, तो यहां पर आप लोगों के पास में क्या होता है भैया? आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये CH3, ये C, ये R, और यहां डबल बॉन्ड आ गया तो ये O, तो ये क्या बनता? कीटोन बनता। तो एल्काइन के जलयोजन से देखिए, एल्काइन के जलयोजन के अंदर अगर बातचीत करें तो इसका पहला मेंबर है वो तो क्या देता है? एल्डिहाइड देता है, और बाकी कोई भी मेंबर है वो क्या देता है? कीटोन देता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेथड की अपन बातचीत करेंगे। फिफ्थ नंबर मेथड है हम जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड के क्षारीय जल अपघटन से, के क्षारीय जल अपघटन से। देखिए ये हमने पीछे के वीडियो के अंदर बातचीत की है कि जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव जिनमें, हाँ भाई, ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव जिनके अंदर दो हैलोजन एटम सेम कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट हो, एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो ऐसे जो हैलोजन व्युत्पन्न है उनको क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो देखिए भाई, जेमिनल डाइहैलाइड से अपन क्या बना रहे हैं? एल्डिहाइड या कीटोन। मतलब कब तो एल्डिहाइड बनेगा और कब कीटोन बनेगा। तो देखो मान लीजिए ये हमारे पास में कोई CH2 Cl, एक ही कार्बन पर दो हैलोजन है तो जेमिनल डाइहैलाइड है। और देखिए ये है हमारे पास में CH3CH Br,
ये भी जेमिनल डाई हैलाइड ही है। और देख लेते हैं, अगर मैं बातचीत करूं CH3 Cl और ये CH3, ये भी जेमिनल डाई हैलाइड है क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर दो Cl जुड़े हुए हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हाँ भी, डाइक्लोरोमीथेन, डाइब्रोमो 1,1 डाइब्रोमो इथेन 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये सभी के सभी जेमिनल डाई हैलाइड है। क्या करना है इनका? क्षारीय जल अपघटन करना है। क्षारीय जल अपघटन का मतलब ये है, समझो आप, मतलब कि इनका आपको HOH करना है बेस की प्रेजेंस में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एक्वस KOH, ऐसे लिख दूं एक्वस KOH, इसमें वाटर भी है और ये बेसिक मीडियम में भी है। तो देखिए ये जो KOH है ये इस प्रकार से विखंडित होगा और नेगेटिव और पॉजिटिव में टूटेगा। ये जो नेगेटिव पार्ट है ये बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जैसा व्यवहार करेगा और ये इस कार्बन से इन दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा जो कि -KCl फॉर्म में यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे और दोनों के दोनों Cl हैं उनकी जगह क्या आ जाएगा CH2 और ये OH आ जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि एक ही कार्बन पर सेम फंक्शनल ग्रुप जहां तक अनस्टेबल माने जाते हैं, जैसे ही इस कंपाउंड की हीटिंग करेंगे आप तो यहां से देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये एलिमिनेट हो जाएगा -H2O की फॉर्म में। तो पीछे क्या बचा CH2, क्या है फॉर्मेल्डिहाइड। बोलो। और देखिए अगर ये रिएक्शन एक्वस KOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो -2 KBr, ठीक है। ये OH इन दोनों Br को हटाएंगे तो CH3 CHOH इसको हीट करेंगे तो ये H2O माइनस क्या बनाया अभी CH3CHO। अब देखिए अच्छी बात क्या है वो समझिए आप कि हो क्या रहा है इस रिएक्शन के अंदर। दोनों हाइड्रोजन परमाणु हट रहे हैं और उनके स्थान पे क्या आ रहा है ऑक्सीजन। दोनों हाइड्रोजन परमाणु हट रहे हैं, उनके स्थान पे क्या आ रहा है हेलोजन। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं एक्वस KOH के साथ में इसको हीट किया, ये लीजिए, तो दोनों हाइड्रोजन को आप हटा दो, ये लीजिए भी, और इनके स्थान पे ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो कंपाउंड बना है ये एक कीटोन बना है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जेमिनल डाई हैलाइड जिनके अंदर जो हैलाइड्स हैं वो टर्मिनल सिरे पर प्रेजेंट होते हैं तब तो क्या बनेगा एल्डिहाइड। और अगर किसी मिड पॉइंट के अंदर अगर हैलोजन लगे हुए हैं तो कीटोन बनेगा, जाहिर सी बात है। देखिए क्वेश्चन कई वैरायटी से पूछ सकता है अगला यहाँ पर कि आप फॉर्मेल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा जेमिनल डाई हैलाइड लेकर चलेंगे, उसका IUPAC नाम दीजिए। आपको एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो भी आपको देखिए बेटे से पापा की तरफ जाना है तो क्या करना है, उसके ऑक्सीजन को गायब कर लेना है और वहां पर 2 हैलोजन लगा देने, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑक्सीजन को गायब कर लेना है और उसकी जगह 2 हैलोजन लगा देने, पापा अपने आप आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। अब हम बढ़ेंगे आगे, छठा मेथड देखेंगे। छठा मेथड है नाइट्रोएल्केनों के ऑक्सीकरण से, और इसे कहते हैं नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। नाइट्रोएल्केन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें कहते हैं नाइट्रोएल्केन, ठीक है। इधर देखिए ये RCH R और ये NO, ये भी नाइट्रोएल्केन है। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए भी, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है इसलिए ये 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन है और ये 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन है। अगर देखिए इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करवाएं किसी बेस से आप और सेकंड किसी एसिड से,
मतलब पहले किसी बेस को डालें और उसके पश्चात किसको डालें, किसी एसिड को। सेम कंडीशन ही यहाँ, पहले क्या डालें, एसिड को, वो सॉरी बेस को, और बाद में क्या डालें, एसिड को। तो क्या होगा, यहां से देखिए इससे एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा, RCH, एक N निकल गया तो क्या बचा, O2, और एक ऑक्सीजन निकल गया तो बचा O। और ये जो HNO है, ये जो HNO निकला है, ये HNO देखिए ये एक स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा, हाफ मोल ऑफ N2O प्लस हाफ मोल ऑफ H2O, ठीक है ना। मतलब कि यहां पर जो साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा वो क्या बनेगा, हाफ मोल ऑफ N2O हाफ मोल ऑफ H2O। कहने का मीनिंग ये है, आपको याद कैसे रखना है, याद रखना है कि HNO निकलेगा। HNO आपने आज तक देखा नहीं है, HNO क्या होता है, तो HNO अल्टीमेटली किसमें चेंज हो जाता है, इसमें। तो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, उनको पहले बेस और फिर एसिड के द्वारा अभिकृत करने पर या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, इसे नेफ रिएक्शन कहते हैं। 1 डिग्री किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री किसमें जाएगा, वही HNO निकालना है, R और ये डबल बॉन्ड O, कीटोन बनेगा और प्लस साइड प्रोडक्ट सेम बनेगा, खत्म। ये नेफ रिएक्शन है। इसके बाद में देखिए अपन देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की बातचीत करेंगे। देखा 7th रिएक्शन, अगला रिएक्शन है ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से। ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से, तो देखो ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से कैसे बनाते हैं समझना आप। देखिए सबसे पहली बात तो ये ग्लाइकोल होते क्या है, तो देखिए अगर पास पास वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। ये भी ग्लाइकोल ही है और ये भी ग्लाइकोल ही है। पास पास वाले कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, देखिए ये जितने भी कंपाउंड हैं इनमें ये दोनों OH पास पास वाले कार्बन पे हैं, पास पास वाले कार्बन पे हैं, पास पास वाले कार्बन पे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो कंपाउंड है किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे, ग्लाइकोल की कैटेगरी के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। नोमेनकल्चर इनका अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे इसका जनरल नाम होता है इथिलीन ग्लाइकोल और वैसे इसको बोलते हैं एथेन 1,2 डाइईन। इनका देखिए ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है समझना। इनका ऑक्सीडेशन करने के लिए या तो क्या लेते हैं CH3COO का 4PB, या ये नहीं हो तो आप लोग क्या लेते हैं HiO4, इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसको बोलते हैं लेड टेट्रा एसिटेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। तो देखिए चाहे ये लो और चाहे ये लो, जो भी उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या प्रोवाइड करवाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन यहां से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, तो -H2O फॉर्म में इसको निकाल देंगे यहां से। तो इसी के साथ और क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जिन कार्बन पे लगे हुए हैं इसको यहां से ब्रेक भी करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे, और साथ ही क्या करेंगे, इस कंपाउंड को बीच से ब्रेक भी करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो ऊपर क्या रह गया CH2 और प्लस नीचे भी क्या रह गया CH2। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 2 मोल ऑफ CH2, 2 मोल ऑफ CH2O या 2HCH लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। और देखिए अगर इस कंपाउंड के अंदर सेम कंडीशन लेंगे तो यहां से क्या निकलेगा HH ऑक्सीजन के साथ में H2, और ये कंपाउंड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या रह गया अभी CH2 और नीचे क्या रह गया RCH, ठीक है। ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट कैसे करनी है, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में -H2O करेंगे,
और इस कंपाउंड को यहां से ब्रेक करते हुए बनाएंगे, ऊपर भी कीटोन बनेगा, नीचे भी कीटोन बनेगा, खत्म। तो देखिए ये जो मेथड है ये हुई एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए। अब हम कुछ मेथड देखेंगे जिनके अंदर केवल और केवल बातचीत करेंगे एल्डिहाइड के निर्माण के बारे में। अब कुछ मेथड देखेंगे, वो देखेंगे केवल एल्डिहाइड के निर्माण के लिए, एल्डिहाइड का निर्माण। तो देखिए एल्डिहाइड को बनाने के लिए दो तरीके हैं। पहला है रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और दूसरा मेथड है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे अपन, स्टीफन अभिक्रिया। दोनों ही अच्छी रिएक्शन है और दोनों ही रिएक्शन का नाम आते ही आपके दिमाग में ये फिल्म चल जानी चाहिए कि इनसे केवल और केवल क्या बनाए जाते हैं, एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। तो समझो, देखो रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, ये देखिए RC डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, और इससे बनेगा RCHO। ठीक है, ठीक है ना। रोजेनमुंड अपचयन में क्या होता है, ये क्या एसिल क्लोराइड है और इससे क्या बनेगा, RCHO एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार स्टीफन अभिक्रिया होता है, इसके अंदर होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, कोई नाइट्राइल होता है और वो नाइट्राइल कन्वर्ट होता है RCHOKN। अब देखिए ऐसा क्या करें इस एसिल क्लोराइड के साथ में, या ऐसा कौन सा केमिकल इसके अंदर अपन मिक्स करें कि ये जो एसिल क्लोराइड है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, एल्डिहाइड के अंदर। तो इसका देखिए किया जाता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, देखिए पैलेडीकृत बेरियम सल्फेट, मतलब पैलेडीकृत बेरियम सल्फेट का मतलब यह है पैलेडियम मेटल का चूर्ण है, उसके साथ में बेरियम सल्फेट को मिक्स किया हुआ है, थोड़ा ये डालते हैं और फिर साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, ठीक है ना, एसिल क्लोराइड के अंदर से। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस है मैं इसको लिख सकता हूँ H सिंगल बॉन्ड H, और ये H इस Cl को माइनस HCl की फॉर्म में एलिमिनेट कर देगा और क्या बन जाएगा अभी RCO, और ये H RCHO बन जाएगा। मतलब जितने कार्बन का अपन एसिड एसिल क्लोराइड लेकर चलेंगे उतने ही का ही क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन के अंदर देखो, इस रिएक्शन पर जाने से पहले इस रिएक्शन के लिए दो अच्छी बातें हैं, समझो। इसके लिए पहली अच्छी बात यह है कि इस विधि से HCO का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि HCHO बनाने के लिए क्या चाहिएगा, HC डबल बॉन्ड O और Cl चाहिएगा, जो कि नेचर के अंदर नहीं पाया जाता है, ये अज्ञात है। अगर रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया से आपको पूछता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाया जा सकता है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए पापा चाहिएगा HC डबल बॉन्ड O Cl, जो कि नेचर के अंदर अनस्टेबल है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है उसका क्या फंक्शन है, तो देखिए बेरियम सल्फेट यहाँ पर इस पीडी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करता है, इसकी क्रियाशीलता को कम करने से क्या होगा, जो एल्डिहाइड का अपचयन है वो अल्कोहल में जाने से रुक जाएगा। तो ये किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, या विष उत्प्रेरक का कार्य करता है, एंटी कैटालिस्ट। खत्म। स्टीफन अभिक्रिया के अंदर देखिए क्या होता है, स्टीफन अभिक्रिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, सॉरी SnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं H2। तो देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका सैचुरेशन हो जाता है डबल बॉन्ड में, एक H इधर और एक H इधर, तो क्या बना RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं एल्डीमीन। ये जो यहां पर बना है इसको बोलते हैं एल्डीमीन, मैं लिख देता हूं एल्डीमीन, एल्डीमीन।
और इसका करते हैं HOH, इसका करेंगे HOH, इसका HOH करेंगे तो देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग नेगेटिव पॉजिटिव, विपरीत को उठाओ चिपकाओ, क्या बना बोलोगी RCHOH और ये NH2। इस कंपाउंड के अंदर देखिए दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, इसको हीट करोगे तो अमोनिया गैस एलिमिनेट हो जाएगी -NH3 और क्या बन जाएगा RCHO, खत्म। ये होता है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया के अंदर देखिए दो कंडीशन दे रखी है, पहला SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में क्या करते हैं अभी अपचयन करते हैं, उसके बाद में जो एल्डिमीन बनता है उसका जल अपघटन कर देते हैं। तो पापा जितने कार्बन का लेकर चले हैं बेटा उतने का ही क्या बनता है बेटा बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर नाइट्राइल के अंदर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का ही क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। अब देखिए अपन सेकंड बातचीत करेंगे यहां पर केवल कीटोन बनाने की विधियां। अभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी हद तक मेरे हिसाब से लाभदायक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कम टाइम के अंदर बहुत कुछ बताया जा रहा है, ठीक है ना, कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी। पहले देखिए केवल कीटोन को बनाने के मेथड, तो पहला तो है एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से, के क्षारीय जल अपघटन से, क्षारीय जल अपघटन से, और दूसरा मेथड देखेंगे यहां पर अपन ओपन और ऑक्सीकरण से, ओपन और ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए एसिटो एसिटिक एस्टर होता है CH3CO CH2 C डबल O C2H5, इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, ध्यान रखना। ये है एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला। इसका करना है बेस की प्रेजेंस में जल अपघटन, तो ये बेस लिया और इसकी प्रेजेंस में आपको क्या करना है जल अपघटन, अर्थात आपने जो बेस लिया वो डाइल्यूट लिया, तो डाइल्यूट लिया तो इससे वाटर मॉलिक्यूल उपलब्ध हो जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि बीच में CO2 गैस रह जाए और इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, समझो क्या रह गया उधर CH3CO CH3 और प्लस में बीच में क्या रह गया CO2 गैस रिमूव और प्लस में C2H5 लास्ट में, यही तो ना एथेनॉल, यही साइड प्रोडक्ट है। तो ये देखिए कीटोन है या नहीं। अगला देखिए ओपनर ऑक्सीकरण। ओपनर ऑक्सीकरण क्या है इसका मीनिंग समझो, इसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, उनको कन्वर्ट किया जाता है कीटोन के अंदर, ध्यान। ओपनर ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल है उसको कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है समझिए। देखिए ये है हमारे पास में कोई RCH R और ये OH, कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये तो क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है एसीटोन, ठीक है ना। तो जैसे ही एसीटोन के साथ में 2 डिग्री अल्कोहल को लेंगे किसकी प्रेजेंस में, यहां पर लेंगे CH3 का थ्राइस CO का होल थ्राइस Al, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राइटर्सरी ब्यूटोक्साइड, क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राइटर्सरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है ना। ये रिजेंट इंपॉर्टेंट रिजेंट है, ये रिजेंट ही पूछा जाता है ओपनर ऑक्सीडेशन के अंदर कौन सा रिजेंट यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एल्यूमिनियम ट्राइटर्सरी ब्यूटोक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में 2 डिग्री अल्कोहल है, उसको एसीटोन के साथ गर्म करते हैं। तो सर आपने एसीटोन तो ले लिया और कीटोन बनाने जा रहे हैं, तो यहां पर ये जो कीटोन लिया जा रहा है ये बहुत ही लेस क्वांटिटी के अंदर लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से इसके दोनों हाइड्रोजन एटम हटेंगे और जो कीटोन है उसके लगेंगे, तो क्या बनेगा CH3CHOH और ये CH3, और वो 2 डिग्री अल्कोहल है जो ज्यादा मात्रा में ले रखा था वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा कीटोन के अंदर,
मेन प्रोडक्ट ये इसे कहते हैं ओपनर ऑक्सीडेशन। कि 2 डिग्री अल्कोहल को जिसकी ज्यादा क्वांटिटी ले रखी है वो थोड़े से एसीटोन के साथ लेकर और एल्यूमिनियम ट्राइटर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल कंप्लीटली चेंज हो जाता है किसके अंदर, कीटोन के अंदर। इसे कहते हैं ओपनर ऑक्सीडेशन। खत्म। तो इस प्रकार से देखिए निर्माण की विधियां कंप्लीट होती हैं। अब अपन बातचीत कर लेते हैं, ये भी अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन है उसको प्रिपेयर करके रख लिया। हमारे पास में एल्डिहाइड और कीटोन है, ये है, ये देखिए आपके पास में एल्डिहाइड और कीटोन है। ये इन बीकर्स के अंदर हमारे पास में क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन है, क्योंकि अलग अलग मेथड से अपन ने बनाकर रख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये भौतिक गुण देख रहे हैं। तो भौतिक गुण के अंदर देखिए किन किन चीजों की बातचीत करते हैं वो देखिए। भौतिक गुणों के अंदर सबसे पहले बातचीत करेंगे अवस्था की, अवस्था के बाद में बातचीत करेंगे गंध की, गंध के बाद में बातचीत करेंगे विलेयता की, और विलेयता के बाद में बातचीत करेंगे 4th नंबर क्वथनांक, जो हमारा मेन मुद्दा है, यही समझना है। देखिए अवस्था की बातचीत करें तो जो निमंतर सदस्य हैं, निमंतर सदस्य हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। बाकी क्या होंगे, द्रव या ठोस होंगे। इसका मतलब ये है जिनके अंदर कार्बन की संख्या कम होती है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, ये तो क्या होते हैं, गैस या द्रव होते हैं, वो सॉरी गैस होते हैं, और बाकी द्रव या ठोस होते हैं। ठीक है ना। अगर देखिए गंध की बातचीत करें तो जो निमंतर सदस्य हैं, निमंतर सदस्य हैं वो टेस्टलेस गैस वो गंध देते हैं, मतलब कि ठीक है ना, अर्थात अरुचिकर गंध देते हैं, अरुचिकर गंध। जबकि हायर है उनके अंदर आती है फलों जैसी, हायर के अंदर कैसी आती है, फलों जैसी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है विलेयता और क्वथनांक। तो देखिए कोई भी जो कंपाउंड होता है उसकी विलेयता की अगर बातचीत की जाती है तो सबसे पहले उसको पानी के अंदर डिजोल्व करके देखा जाता है। अगर घुलता है तो ऐसे बोल देंगे कि पानी में घुलनशील है, नहीं घुलता है तो क्या बोल देंगे, अघुलनशील है। तो देखिए जो निमंतर सदस्य हैं और जो उच्चतर सदस्य हैं, उच्चतर निमंतर हैं ये वाटर के अंदर घुलनशील हैं, उच्चतर हैं ये पानी के अंदर घुलनशील नहीं। अगर कोई रीजन पूछ बैठे तो आप बता देना कि जो उच्चतर सदस्य हैं इनके अंदर लंबा जल प्रतिकर्षी, जल प्रतिकर्षी प्रतिकर्षी हाइड्रोकार्बन भाग होता है, ये खत्म। ठीक है ना। जबकि छोटे सदस्य हैं वो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और आराम से उनके अंदर घुल जाते हैं। अब देखिए हम समझेंगे क्वथनांक। तो देखिए मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, जैसे ये मैंने लिखा यहां पर हाइड्रोकार्बन, ये लिखा ईथर, ये लिखा यहां पर एल्डिहाइड, फिर लिखा मैंने कीटोन, और लास्ट में लिखा मैंने अल्कोहल। मतलब आपने देखिए ये जैसे बीकर है, इसमें क्या ले रखा है, हाइड्रोकार्बन, इसमें ईथर ले रखा है, इसमें एल्डिहाइड ले रखा है, इसमें कीटोन ले रखा है, और इसके अंदर अल्कोहल ले रखा है। तो देखिए इनको सेम टाइम आप लोग हीट करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गर्म कौन होगा, जल्दी गर्म कौन होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा, और सबसे बाद में गर्म कौन होगा, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सबसे बाद में गर्म होगा अल्कोहल, इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा, और सबसे जल्दी गर्म होगा या सबसे पहले जो उबलेगा वो कौन है, हाइड्रोकार्बन, उसके बाद में ईथर, उसके बाद में एल्डिहाइड, और इसके बाद में कीटोन, और कीटोन के बाद में अल्कोहल। और ये जहां पर जो कंपाउंड लिए जा रहे हैं ये समान अणुभार वाले हैं। इस समान अणुभार वाले कंपाउंड से क्या मतलब है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो लगभग क्या है, समान है। जैसे ये 3 कार्बन का कोई एल्केन है, 3 कार्बन की ईथर है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का कीटोन है, 3 कार्बन का क्या है, अल्कोहल है। ठीक है ना। तो या तो इनका अणुभार बिल्कुल समान है या फिर पास पास है। समान अणुभार वाले जो अल्कोहल है उनका जो क्वथनांक है
वो एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में ज्यादा होता है। अब आपको तो ये जवाब चाहिए ना, ज्यादा क्यों होता है? तो देखिए ज्यादा होने की वजह क्या है वो समझिए आप। इनके अंदर देखिए प्रबल H बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रबल H बॉन्डिंग, ठीक है ना। और इनके अंदर क्या होती है? दुर्बल H बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डिंग तो होती है इनमें भी, लेकिन कैसी होती है? दुर्बल। तो फिर साथ एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन है, इनका जो क्वथनांक है वो ज्यादा क्यों होता है? तो देखिए जो कीटोन है ये एल्डिहाइड की तुलना में अधिक ध्रुवीय होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कीटोन के अंदर देखिए कार्बोनिल ग्रुप के दो एल्काइल ग्रुप हैं, उनका प्लस आई इफेक्ट लगता है, जबकि एल्डिहाइड के अंदर एक ही एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है। इस कारण से ये कम ध्रुवीय, ज्यादा ध्रुवीय, ठीक है ना। जबकि जो ईथर है ये मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी के अंदर शो करते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन के अंदर किसी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इस वजह से इनका क्वथनांक सबसे कम होता है। मान लो आपको एक जैसे हाइड्रोकार्बन दे दिया, एक जैसे ईथर दे दिया, एक जैसे अल्कोहल दे दिया, एक कीटोन दे दिया, ठीक है ना, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम समान है, और फिर उनके लिए आपको कहे कि इनको क्वथनांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। आप उनकी शक्ल देखो और उनमें पहचानो कौन ईथर है, कौन एल्डिहाइड है, कौन अल्कोहल है, और उनको इस सीक्वेंस के अंदर आप लोग अरेंज कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, ये इससे ज्यादा क्यों होता है, तो इन सब के मैंने आप लोगों को रीजन बता दिए। थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बातचीत करेंगे आगे का जो अपना वीडियो है उसके अंदर अपन बातचीत करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक। तो देखिए जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये मुख्यतः 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शन देते हैं। नंबर एक है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। थर्ड है अपचयन अभिक्रिया। फोर्थ है अल्फा एच के कारण अभिक्रिया। और फिफ्थ है अन्य अभिक्रिया। तो देखिए जो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और जो कीटोन है इनकी जितनी भी रिएक्शन है उन रिएक्शंस के अंदर अगर बातचीत करें तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये मुख्यतः है, या इनकी जो अभिलाक्षणिक, ठीक है ना, जो इनकी स्पेशल रिएक्शन है वो कौन सी है? अभी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? तो जवाब होगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहला कंपार्टमेंट है उसकी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए तो देखिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, इसके अंदर क्या बताया गया है समझो आप। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं कौन? कार्बोनिल यौगिक। क्यों देते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों देते हैं? तो देखिए इस रिएक्शन पर जाने से पहले मैं आप लोगों को 2-4 अच्छी बातें बता देता हूं कि देखिए केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर अगर अपन बातचीत करें तो एक तो जैसे रिएक्शन पढ़ते हैं अपन नाभिक स्नेही, एक तो अपन देखते हैं जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक देखते हैं अपन योगात्मक अभिक्रिया, एक देखते हैं अपन विलोपन अभिक्रिया, और एक देखते हैं पुनर्विन्यासित अभिक्रिया, ठीक है ना, जिनके ऊपर अपन को बातचीत नहीं करनी। अभी अपन 2 ही रिएक्शन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर देखिए इतने सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, और उन लोगों को अगर अपन एक क्लासिफाइड करना चाहिए एक मोटे स्तर के ऊपर
तो वही ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये महिलाएं हैं और ये जैसे पुरुष हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चियां हैं, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर केमिस्ट्री के अंदर जितने भी लाखों करोड़ों अरबों की संख्या के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को कुल 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है: प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन और पुनर्विन्यासित अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब मान लीजिए ये कोई स्पीसीज है RX और इसके ऊपर ये कोई रिजेंट है, इससे टक्कर मारी जाती है और जैसे ही टक्कर मारते हैं तो ये टक्कर मारने वाला ग्रुप इस R से जुड़ जाता है और ये अक्ष यहां से माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगर मान लीजिए ये इससे जुड़ा का जुड़ा रह जाता तो ये किस कैटेगरी के अंदर चला जाता? योगात्मक अभिक्रिया के अंदर चला जाता। योगात्मक अभिक्रिया है, इनको फिर से 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है कि भाई आपने किसी रिएक्टेंट के ऊपर किसी रिजेंट की टक्कर मारी, उसका अटैक करवाया और वो मान लीजिए उसके ऊपर जाके क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन हो गया। और वो मान लो उसके आपने टक्कर मारी और वो तो जुड़ गया और उस रिएक्टेंट से कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। आपने मारा और उससे कुछ निकल गया तो इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगर मारे जुड़ जाए तो इसे क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए जो योगात्मक अभिक्रिया है वो अब 2 प्रकार की होती है कि जो रिएजेंट जो आप लोग अटैक करवा रहे हैं वो अटैकिंग स्पीसीज क्या है? अगर वो नाभिक से नहीं है तो उसे बोलेंगे नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। और अगर अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रॉन से नहीं है तो उससे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट एडिशन रिएक्शन। तो अब बातचीत ये आती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नाभिक से नहीं या इलेक्ट्रॉन से नहीं? तो जनरली देखिए ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको नाभिक से नहीं कहते हैं और ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको इलेक्ट्रॉन से नहीं कहते। तो देखिए अगर इसकी टक्कर मार रही और ये जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। और अगर इसकी टक्कर मार रहे और ये जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से नहीं नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया की बातचीत कर रहे थे यहाँ पर कि जो कार्बोनिल यौगिक है वो क्या देते हैं? नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया क्यों नहीं देते सर? यही समझ रहे हैं, समझो आप। देखो हमारे पास में देखिए कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और हमें पता है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींचे रहते हैं। इस कारण से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मैं इसके ऊपर नाभिक से नहीं का अटैक करवाता हूं तो ये कहां जाकर जुड़ेगा? जगह से ही जुड़ेगा। जगह कहां है? इस पर नेगेटिव सिंगल है तो ये पॉजिटिव सिंगल ढूंढेगा, क्योंकि समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण होता है, असमान ही एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये यहां जाएगा तो क्या बनाएगा? अभी ये C और ये O नेगेटिव और इसके ऊपर देखिए NU जुड़ गया। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन से नहीं का अटैक करवाता तो इस पर पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव पार्ट पर जुड़ता है, तो क्या बनता है? यहाँ पर ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाता और इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जुड़ जाता, तो ये OE बना। भाई दोनों ही रिएक्शन करवा लिया। अगर ये रिएक्शन होगी तो इसे बोल देंगे नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया और ये होगी तो इसे बोल देंगे इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। अब इनमें से रिएक्शन ये होगी या ये होगी तो ये डिपेंड करेगा बनने वाली स्पीसीज पे। अगर बनने वाली स्पीसीज स्टेबल है तो रिएक्शन तो उस ढंग से चलेगी ना। तो यहां पर देखिए इस कंपाउंड के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी एटम हैं, उन सभी की वैलेंसी कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर शेल के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वजह से इसके ऊपर अष्टक कंप्लीट हो गया। जबकि यहाँ पर देखिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है बेटा? अनस्टेबल है। और ये क्या है? स्टेबल। स्टेबल बनेगा, सही बात है। तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं चलाएंगे।
इसलिए रिएक्शन कौन सी हुई, किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए इसे बोलेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और ये जो नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शंस हैं ये जनरली किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं। तो जैसे ही एसिड की प्रेजेंस होगी तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, OH, और ये स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो देखिए कोई विशेष बात नहीं है, ये समझ में आ गया आपके कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही ये क्यों देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों नहीं दी, कैसे हुई है रिएक्शन। अब हम बातचीत करेंगे कि जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है इसकी क्रियाशीलता की बातचीत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन एग्जाम से लेकर जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार, मेरे सामने भी ये काफी बार क्वेश्चन आया है। आपको कोई कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उनकी आपको ये पूछी जाती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी दिए गए कंपाउंड के प्रति, इनको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित कीजिए। मीनिंग क्या है इसका समझिए आप लोग। देखिए मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई एल्डिहाइड है और कीटोन है, बहुत सारे एल्डिहाइड हैं, बहुत सारे कीटोन हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं तो उनके अंदर देखिए ग्रुप्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, और ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि आप जिस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं वो सबसे सेम मैनर में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, सॉरी सेम टाइम में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, किसी से रिएक्शन पहले तो किसी से रिएक्शन क्या करेगा, बाद में करेगा, ठीक है ना, किसी से रिएक्शन डालते ही करेगा तो किसी से रिएक्शन 2 दिन बाद में करेगा। मतलब ये है कि किसके प्रति किसी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी और किसके प्रति कम होगी। इसे समझने के लिए 2 कारकों की भूमिका होगी, मतलब कि 2 फैक्टर हैं जिनके द्वारा हम ये बात समझेंगे। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, पहला है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या कारक, और सेकंड आएगा त्रिविम कारक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कारक क्या कहता है, ये हमारे पास में देखिए क्या है HC डबल बॉन्ड O और ये है RC डबल बॉन्ड O और ये H है, ओके। और अगर मैं बातचीत करूं ये है हमारे पास में RR और ये C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। और हम देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कारक की बातचीत करें तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन ग्रुप है जिसकी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई काफी ज्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा खिसकेंगे नहीं किसी भी साइड में। अगर यहाँ देखें हम तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट होंगे, कार्बन पर। तो इससे कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई है वो क्या किसके द्वारा पूरी कर दी जाएगी, इस आर के द्वारा, अर्थात इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 एल्काइल ग्रुप हैं जिनके प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इस कार्बन की पॉजिटिविटी है वो और भी कम होगी। और हमें पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चाहता है कि इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मैं उतना ही जल्दी भाग कर जाऊंगा और मेरे इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा यहाँ पर। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कहता है कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ब्रॉड होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना जल्दी मैं खींचकर इसकी तरफ जाऊंगा, बढ़ूंगा और बॉन्डिंग करूंगा। जबकि ये एल्काइल ग्रुप क्या कह रहे हैं कि भाई आपके आने से पहले हम इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई दे देंगे, इलेक्ट्रॉन के धक्का मार के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की धक्का मार देंगे हम, तो इस कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज का बूम था उसको कम कर देंगे। इसलिए न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर धीमी गति से आएगा। तो यहाँ पर फास्ट रिएक्शन कौन देगा, कहने का मतलब किसी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जैसे जैसे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप इंक्रीज होगा वैसे वैसे कार्बन की जो पॉजिटिविटी है वो कम होगी, और कार्बन की पॉजिटिविटी कम होगी तो जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, दूसरा देखिए त्रिविम वाला। हम अच्छी तरीके से जानते हैं
कि जो नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन है उसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर देखिए न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक होता है कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे। तो देखिए भाई कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पर भीड़ कैसी, अगर ज्यादा भीड़ होगी तो ये धीमी गति से जाएगा और कम भीड़ होगी तो ये तेजी से जाएगा। इसलिए देखिए अगर मैं बातचीत करूं HC डबल बॉन्ड O और ये H और ये लिखा है मैंने CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH, तो यहाँ पर देखिए लार्ज ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पर स्मॉल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल तेजी से किसके पास जाएगा, इसके पास, ठीक है ना, और धीमी गति से इसके पास, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से रेंडमली अगर आप लोगों को डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन दे दिए जाते हैं और फिर क्या पूछा जाता है कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता का जो क्रम है वो अरेंज कीजिए, कैसे भी घटते या बढ़ते क्रम में जैसे पूछा जाता है। उसके लिए आप लोग पहला तो देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कारक और दूसरा देख सकते हैं जैसे त्रिविम कारक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए मान लो आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, ये है CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH, दूसरा दिया गया है ClCH2CO CH3, तीसरा दिया गया है Cl2CHCO और ये CH, ठीक। देखिए अगर देखिए त्रिविम बाधा की बातचीत करें तो देखिए बेटा त्रिविम बाधा जैसी इसमें है वैसी इसमें है, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन ग्रुप, वही सेम चीज है सबके अंदर। तो त्रिविम बाधा से तो इसका अपन डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा कौन कम होगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कारक के पास। तो इलेक्ट्रॉनिक कारक क्या कहता है कि जो मेथिल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई प्रभाव लगाता है, ठीक है ना, जबकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन माइनस आई इफेक्ट लगाता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो इस कार्बन की पॉजिटिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफाइल है वो ठीक से अटैक कर पाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम और इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। समझ गए होंगे। कहने का मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है खींचने वाला, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि उस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का बूम है, अर्थात उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है ना, कमी हो जाएगी तो वो न्यूक्लियोफाइल को जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। इस वजह से देखिए ये Cl लगे हुए हैं तो यहाँ तेजी से रिएक्शन होगी और जब ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देते हैं तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा भाई अटैक करने के लिए, ठीक है ना, सीधा सीधा। अब हम देखेंगे यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, इसके कुछ एग्जांपल्स की बातचीत करेंगे, समझो। इसके एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे HCN का योग, HCN का योग। तो देखिए HCN का योग करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूं HCN कैसे डिकम्पोज होगा। HCN ऐसे डिकम्पोज होगा H पॉजिटिव और प्लस Cn नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। अब हम कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं जैसे ये C डबल बॉन्ड O, ये AB, जैसे ही HCN का एडिशन करवाएंगे आप तो HCN टूटेगा कैसे, Cn नेगेटिव H प्लस, ठीक है ना। तो पहले अटैक किसका होगा अभी, Cn नेगेटिव का, कहाँ, न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन के ऊपर, क्या बनाएगा ये A ये B और इसके ऊपर ये C और ये O और ये Cl अटैक कर चुका है इसके ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर ये प्रोटॉन है, ये सेकंड स्टेट के अंदर चार्ज को डिश करेगा और क्या बनाएगा OH और ये क्या बनाएगा C। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रेन, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रेन, क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रेन, ओके। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पर
सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ NaSO3H, सोडियम बाइसल्फाइड का योग देखिए। देखो सोडियम बाइसल्फाइड का योग करने से पहले इसको तोड़ दो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे मान लो आपने ये लिया कोई कंपाउंड CH3H C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर रिएक्शन करवाई NaSO3H। तो देखिए ये इसका नेगेटिव पार्ट है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, तो क्या बनाएगा CH3H और ये इस C के ऊपर कौन जुड़ा भाई SO3H। अब ये SO3H है, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसलिए बॉन्डिंग कौन करेगा ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बाहर ले आएंगे तो ये बचेगा SO2 और ये H और यहाँ पर O के पास आ जाएगा खत्म। अब देखिए ये स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर जाने के लिए क्या करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, H इधर Na इधर, तो क्या बनाएगा CH3H और ये OH और ये बनाएगा SO2Na और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडक्ट, बाइसल्फाइड एडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड एडक्ट बोलते हैं। मतलब कि जब बाइसल्फाइड का एडिशन करवाते हैं तो SO3H पार्ट तो इसके ऊपर जुड़ता है पहले और इस O के ऊपर जुड़ता है Na, तो ONA, ठीक ना। इसके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन ट्रांसफर करवाने से यहाँ पर बाइसल्फाइड एडक्ट आपको प्राप्त होता है। ये जो बाइसल्फाइड एडक्ट है ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो देखिए व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये देखिए जो वेसल या पात्र है उसके पैंदे के अंदर जमा हो जाएगा। कैसे, मान लो जैसे आपने ये जैसे बीकर ले रखा था, इस बीकर के अंदर आप लोगों के पास में कोई कार्बोनाइल कंपाउंड था और मान लो उसके अंदर अशुद्धि थी और भी चीज थी, और क्या था, कार्बोनाइल कंपाउंड भी था। आप ऊपर से क्या डाला अभी, सोडियम बाइसल्फाइड, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड केवल किससे क्रिया करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो कार्बोनाइल कंपाउंड से क्रिया करके और पैंदे में बैठ जाए क्या बनाकर, बाइसल्फाइड क्रिस्टलन, बाइसल्फाइड योगोत्पाद के व्हाइट क्रिस्टल बनाकर पैंदे में बैठ जाए। और जो अशुद्धियां थी उनसे ये क्रिया करेगा नहीं, तो वो क्या रह जाएंगे ऊपर, इनको फिल्ट्रेट कर लेंगे, फिल्ट्रेट करने के अशुद्धियां अलग और व्हाइट कलर का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। जैसे इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो ये जो बाइसल्फाइड एडक्ट है ये वापस डिकम्पोज होगा और क्या दे देगा, कार्बोनाइल कंपाउंड दे देगा। मतलब क्या है कि ये जो मेथड है इसे मतलब कि किस काम में ले सकते हैं आप लोग, इसको आप लोग किसी कार्बोनाइल कंपाउंड का सेपरेशन करना हो, पृथक्करण करना हो तो इसको काम में ले सकते हैं। सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं। क्यों कि भाई आपके पास में कोई अशुद्ध कार्बोनाइल कंपाउंड था तो उसके अंदर आप लोग जैसे ही बाइसल्फाइड डालेंगे तो बाइसल्फाइड केवल और केवल किसके साथ, भाई जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके साथ एडक्ट बना लेगा, पैंदे में बैठ जाएगा, अशुद्धि ऊपर ही रह जाएगी। इसको आप लोग छानकर अलग कर लेंगे और बाइसल्फाइड में डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही डालेंगे तो इससे आपको फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो मेथड है इसको सेपरेशन मेथड की फॉर्म में काम में लिया जाता है। देखिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए आप इसको पार्ट फर्स्ट मानते हुए, ठीक है, इसको आप पार्ट फर्स्ट मानते हुए देख लेना। पार्ट सेकंड है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ तक है ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट ये चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को समय समय के ऊपर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि भी जो नया वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर छोड़ा जा रहा है। ठीक है, थैंक्स।